5 फरवरी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और फिर दिल्ली में बनेगी नई सरकार। लेकिन नई सरकार कौन बनाएगा? लगातार 6 बार चुनाव हारने के बाद इस बार क्या भाजपा दिल्ली में वापसी कर सकती है? अगर हां, तो फिर इसके लिए ऐसी कौन सी नई रणनीति भाजपा अपना रही है जो पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं अपनाई थी? क्या आम आदमी पार्टी फिर सत्ता पर काबिज होगी? अगर हां, तो फिर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा के हमले को काटने के लिए ऐसा क्या करेंगे ताकि उनकी ईमानदार छवि के नाम पर वोट डालने वाले इस बार भी उन्हें वोट डालें? या फिर तीसरा समीकरण क्या बनता है कि कांग्रेस मजबूती से उभरे? अगर हां, तो क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के खिलाफ और ज्यादा हमलावर होना होगा? और अगर ऐसा कांग्रेस करती है तो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा और भाजपा को फायदा होगा। तो सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों करना चाहेगी? ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक और सवाल उठता है, उसके लिए बड़ा खतरा कौन है, भाजपा या कांग्रेस? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब राजनीतिक पार्टी या फिर उनके प्रवक्ता ईमानदारी से कम टीवी चैनल पर आकर तो नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमने सोचा ये कि इस बार राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं की बजाय ऐसे विश्लेषकों को बुलाया जाए शो में जो ईमानदारी से और सटीक तरीके से पूरे राजनीतिक मामले पर अपना विश्लेषण कर सके। उन सारे विश्लेषकों से आपका परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के दंगल का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को तय हो जाएगा कि अगले 5 साल दिल्ली में किसकी सरकार चलेगी। 2013 से दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकाल में शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े काम करने का दावा कर रहे हैं। साथ ही मुफ्त बिजली पानी की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, ऑटो वालों को बीमा और पुजारियों को 18,000 रुपए भत्ता देने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर दिल्ली के कामकाज में अड़चन डालने को चुनावी मुद्दा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले ये समझ लें कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक मंत्री, मुख्यमंत्री अपने सिर पर कफन बांध कर निकला है, दिल्ली वालों के लिए काम करने के लिए निकला है। आप हमें जितना परेशान करेंगे, हम उतने ज्यादा जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। इधर कांग्रेस भी दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह और 400 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस को भरोसा है कि दिल्ली में आप के खिलाफ और केंद्र में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। जो एंटी इनकम्बेंसी एक विरुद्ध लहर चल रही है सत्ता के खिलाफ, चाहे वो सत्ता बीजेपी की केंद्र में हो, आम आदमी की दिल्ली में हो, उनके खिलाफ एक विरुद्ध लहर चल रही है और स्वाभाविक है, कामों की तुलना हो रही है। 15 साल शीला जी ने चलाए, 3 टर्म केजरीवाल जी को मिले और उससे पहले बीजेपी को मिले, अभी भी केंद्र में बीजेपी, केंद्र शासित राज्य, सब चीजों का आकलन 10 साल कम नहीं थे हो चुका है और दिल्ली के लोग जो है अब बड़े बदलाव की ओर, एक मजबूत विकल्प की तलाश उनकी कांग्रेस पर आकर खत्म होती है। वहीं केजरीवाल और आप सरकार की लगातार घेराबंदी में लगी बीजेपी तारीखों के ऐलान के साथ नए जोश के साथ जुट गई है। पार्टी आप नेताओं के भ्रष्टाचार को बड़ा चुनावी मुद्दा मान रही है और दिल्ली को डबल इंजन के फॉर्मूले पर आने का न्योता दे रही है। देखिए, यहाँ का जो चुनाव है, लोग मुझे कह रहे हैं कि इस बार तो हम ही लड़ेंगे, आपको नहीं लड़ना है। इस बार तो लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की नई दिल्ली की जनता जिनको धोखा मिला है, यहाँ पे उनके बच्चों को बेरोजगारी मिली है, उनके झुग्गी वालों को आज तक कोई मकान नहीं मिला है, उनको गंदा पानी मिला है, तो लोग कह रहे हैं इस बार का इलेक्शन तो वही लड़ेंगे और मैं ये सारे लोगों को भी दिखाने ले जाऊँगा शीश महल को। सवाल यह है कि दिल्ली में इस बार पिछले 3 चुनावों से क्या अलग है।
बीजेपी ने अभी तक घोषणा पत्र का ऐलान नहीं किया है और टिकट बंटवारे में भी सबसे पीछे चल रही है। ऐसे में दिल्ली के लिए बीजेपी का गेम प्लान क्या है और बीजेपी किस हद तक सफल होगी? क्या दिल्ली में कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मौका है? ऐसे में सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा खतरा कौन है, बीजेपी या कांग्रेस? इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने की हम कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में। और जैसा कि हमने शुरू में बताया कि ये शो में जिस तरह के सवालों के जवाब हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जो जनता जानना चाहती है उसका ईमानदार जवाब शायद पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ना दें, इसीलिए हम लोगों ने राजनीतिक विश्लेषक को इस डिबेट शो में बुलाने का फैसला लिया है और जो सटीक तरीके से पैनी नज़र रखते हैं सारे राजनीतिक घटनाक्रम पे, उनसे आपका परिचय कराऊँ। हमारे साथ अमिताभ तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी हैं और कुछ ही देर में रवि श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं रवि रंजन जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत मैं करूं तो मैं पहले बता दूं कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, चाहे भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, इन लोगों ने या कांग्रेस हो, इन लोगों ने कई सारे पत्ते अपने खोल दिए हैं। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अब हुआ हो लेकिन उनकी रणनीति लगभग साफ दिख रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि अभी के माहौल में अगर देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव पहले के अगर 2 चुनाव का ही तुलना करें विधानसभा का, तो किस तरीके से अलग दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि पिछले 2 चुनाव की अगर बात करें तो अरविंद का, उम्मीदों का, राजनीति में बदलाव का, दिल्ली वालों को कुछ अलग सी राजनीति देखने को मिलेगी, उसका चुनाव था। और उस अलग सी देखने में वो लोकसभा में नरेंद्र मोदी को पसंद करते थे, विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को पसंद करते थे, इसमें कोई भ्रम नहीं था। पहला ये चुनाव होगा जिसमें भ्रम है। भ्रम किस बात का है कि दिल्ली में जो बदलाव राज्य सरकार से उम्मीद की जाती थी वो नहीं हो पाए। अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि अच्छा विधानसभा मिलेगी तब करेंगे, एमसीडी मिलेगी तब करेंगे, अभी कूड़े के पहाड़ की बात करो, एमसीडी का चुनाव है तो, और 25 में विधानसभा का आएगा तो यमुना की बात करना। जो अरविंद कहते थे कि अगर ये सरकार हमारी बन जाती पंजाब में तो हम पराली का कुछ जुगाड़ कर देते, बढ़िया हो जाता, हमारे पास तो तकनीक है, वो 100 रुपए वाली शीशी भी लाते थे कि इसको छिड़क देंगे सब पराली ठीक हो जाएगी। वो अरविंद जो कहते थे कि राजनीति में भ्रष्टाचार करना इतना आवश्यक है क्या, और वो अरविंद जो 13 एसी पर अय्याश बताते थे शीला दीक्षित जी को। ये शब्द कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैंने संदीप दीक्षित को सुना अभी एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि शीला जी को 13 एसी पर अय्याश कहते थे। अब ये सब जानते हैं, सरकारी घर होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें हॉल में 2-2, 3-3, 4-4 एसी मैंने खुद देखे हैं। लेकिन अब के वाले घर में जो घर किसी का रहा, किसी का नहीं रहा, शीश महल हुआ नहीं हुआ, अब उसको देखेंगे, दिखाएंगे, वहां तक मामला पहुंच गया। उसमें कितने एसी लगे होंगे लोग कल्पना करना चाह रहे हैं। लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि राजनीति अगर बदली तो आप कह रहे थे कि आपका तो 2 ही मॉडल था, एक एजुकेशन, एक हेल्थ, बाकी कहते बाकी सब काम हो जाएगा। अरविंद जी के पुराने आप भाषण उठाइए तो उसमें वो कहते थे एक शिक्षा ठीक कर दो, एक स्वास्थ्य ठीक कर दो। देश की दूसरी पार्टियां ये 2 काम नहीं कर रही, बाकी सारे काम करती हैं। अब देखिए अरविंद जी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम संजीवनी लाएंगे, आयुष्मान भारत को रोकेंगे लेकिन संजीवनी लाएंगे। अरविंद जी कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में देंगे। अच्छा, क्यों देने की जरूरत पड़ी भाई? अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों दुरुस्त कर दोगे तो बच्चा पढ़ लिख लेगा, मां को सब ठीक हो जाएगा, क्या दिक्कत क्या है? लेकिन वो भी अब न तो अरविंद कोई 10 नए अस्पताल बता पा रहे, 10 नए स्कूल बता पा रहे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की अपनी मुश्किलें होंगी, लेकिन अरविंद से जिस तरह की निराशा हाथ लगी, जिस तरह के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप अरविंद के ऊपर हैं, और जो सबसे बड़ी बात है, एस्पिरेशनल इंडिया जो था, जो देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है, उसको बुरा लग रहा है कि हमने इस व्यक्ति को चुना और ये व्यक्ति तो हमारे ऊपर अट्टहास कर रहा है, मजाक बना रहा है। रवि श्रीवास्तव जी, जैसा कि हर्ष बता रहे थे कि पिछले 2 विधानसभा कम से कम देखें, उसके मुकाबले ये तीसरा विधानसभा अलग इस मायने में है कि जो उम्मीदों के नाम पे चुनाव में वोट डाले थे जिन लोगों ने, उन्हें अरविंद केजरीवाल से निराशा हाथ लगी है। वो इस विधानसभा चुनाव की खासियत है, एक कहें कि अलग पहलू है। आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए लक्ष्मण जी, आशा और निराशा का फैसला तो 5 फरवरी को हो जाएगा, पर मेरा ये कहना है कि जो अरविंद केजरीवाल ने राजनीति को दिशा नहीं दिखाई, उसके बारे में कोई बात नहीं करता।
सारी बातें कही जाती हैं। अरविंद ने ये कहा था, वो फटी चप्पल पहन के घूम रहे थे, वो रेनॉल्ट का पेन लगा रहे थे, उन्होंने शीला दीक्षित के टॉयलेट्स के ऊपर कमेंट किया था, उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था। कोई ये नहीं बताता कि इस देश के अंदर पहली बार शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों को, महिलाओं को बस की फ्री यात्रा, संजीवनी योजना, महिला सम्मान योजना, ये सारी योजनाएं किसने बताई थी? आप 2013 तक मुझे एक राज्य का नाम बता दीजिए जिसके अंदर मुफ्त बिजली को कहूंगा मैं सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो 200 यूनिट तक की फ्री मिलती है, उसके ऊपर सिर्फ 50% की सब्सिडी मिलती है। पानी 20,000 लीटर मिलता है। ये सारी चीजें, कौन सा राज्य मुझे एक दिखा दीजिए आप जिसने प्राइवेट स्कूलों की फीस पेरेंट्स को रिफंड करवा दी हो? एक दिखा दीजिए मुझे। जो देश के ड्यूटी पर लोग शहीद होते हैं उनको 1 करोड़ रुपए का सम्मान देना, ये किस राज्य ने शुरू किया था देश के अंदर? नाम गिना दीजिए मुझे पहले। आज की तारीख में भी शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर 40% अपने बजट का कौन सा राज्य खर्च करता है? मुझे उसका नाम बता दीजिए आप। तो ये काम करना कि शीश महल बना, अरे भाई शीश महल बना तो कुछ शीश महल के अरविंद केजरीवाल ने हाथ से बनाया था? आपने किसी ठेकेदार ने बनाया होगा, CPWD ने बनाया होगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बनाया होगा, चीफ इंजीनियर ने बनाया होगा। किसने बनाया? उसने वहां पे गोल्ड प्लेटेड कमोड लगाए, वो कहां है? ये पिक्चर्स तो आप जो दिखाते हैं वो कहते हैं CAG की रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। अरे भाई असली देखो ना आकर के, कल बुला रहे हैं आपको संजय सिंह वहां पे 11 बजे, आके देखिए कहां रखे हुए टॉयलेट, कहां पे लगे हुए 400 AC और कहां पे लगा हुआ है वो जिम का इक्विपमेंट, आके देखिए खुद। ये आरोप लगाना, अगर आरोप ही लगाना है तो राजमहल है प्रधानमंत्री का 400-500 करोड़ रुपए का बनता हुआ, उसका भी एक इंस्पेक्शन हो जाए, उस पर भी एक बातचीत हो जाए, पर नहीं, क्योंकि किसी को बदनाम करना है, साजिश करनी है। अरे भाई FIR करो ना, आपको लगता है तो करप्शन है, क्रिमिनलिटी हुई है तो FIR करिए, पकड़िए। 2020 से शीश महल और भी चर्चा करेंगे आगे, इस पे आगे भी चर्चा करेंगे। एक विजय त्रिवेदी जी को इसमें चर्चा में लाना चाहूंगा। विजय जी, आम आदमी पार्टी, जो अभी हर्ष ने कहा कि जिस तरीके की उम्मीदें लोग बांध के बैठे थे वो उम्मीदें इस बार टूट गई हैं, लेकिन उसके बाद जो विश्लेषण अभी कर रहे थे रवीश श्रीवास्तव जी कि ये छोड़ दीजिए, इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, चर्चा आप करिए। जिस तरीके की राजनीति की शुरुआत की थी, सब्सिडाइज बिजली, मुफ्त शिक्षा, तो आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल वाकई इस तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों को बहुत गंभीरता से नहीं लेंगे क्या, या फिर जनता इन भ्रष्टाचार के आरोपों की बजाय अरविंद केजरीवाल के मुफ्त की राजनीति वाले चीज़ों को ज़्यादा पसंद करेगी? देखिए लक्ष्मण जी, हर्ष जी ने भी बहुत दमदार तरीके से बात रखी, रवीश जी ने भी रखी, लेकिन मसला यह है कि ये तो जनता तय कर देगी ना 5 तारीख को कि क्या जो बदलाव की राजनीति करने आए थे, क्या उन्होंने अपनी राजनीति बदल ली, या फिर शिक्षा और जो सारी बातें जिसका चर्चा हम लोग कर रहे हैं उसके साथ मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल साहब ने और नेता के तौर पर केजरीवाल साहब ने जो फ्री बीज की योजनाएं शुरू की, और आज उसका जवाब किसी के पास नहीं मिल रहा। मुश्किल ये है ना लक्ष्मण जी, जवाब सबको बोलने में तो ठीक है, मैं 2 बात करता हूं। एक तो ये कि दिल्ली के चुनाव में दोनों की सरकारें चल रही हैं 10 साल से, इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहिए, समझे ना। दोनों सरकारें चल रही, केंद्र की सरकार भी दिल्ली में चल रही है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार भी चल रही है। कई बार तो कंफ्यूजन होता है किसकी सरकार चल रही है ज्यादा। तो फिर या तो दोनों लोग जिम्मेदार हैं या दोनों को क्रेडिट मिल जाए। मुझे समझ में नहीं आता, जब मेट्रो चलती है तो 250 किलोमीटर की आम आदमी पार्टी की मेट्रो होती है, 250 किलोमीटर की भारतीय जनता पार्टी की मेट्रो होती है, 500 किलोमीटर की बन गई दिल्ली में सरकार। ठीक है, कानून व्यवस्था की चर्चा करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो तमाम बातों पर जब 2 पार्टियां उस सरकार को चला रही हैं, दिल्ली को चला रही हैं, तो क्या दोनों इसकी जिम्मेदारी लेंगी कि दिल्ली की क्या व्यवस्था है। यमुना साफ नहीं हुई, जिसके लिए केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम साथ में स्नान करेंगे। मैं तो सोच ही रहा था कि माघ स्नान यमुना में कर लेंगे, लेकिन क्या केंद्र की योजना में नहीं है यमुना को साफ करना? यमुना के लिए तो स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस तरह की है यमुना में? और इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय आज हम सब लोग
हम सब लोग मतलब जो पॉलिटिकल हमारा वो है उसमें चर्चा हो रही है शीश महल की। मुझे शीश महल की चर्चा पर आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति इस बात पर है कि दिल्ली के लोगों के लिए जो जो चीजें होनी चाहिए थी क्या वो हुई हैं या नहीं हुई हैं, इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। क्योंकि अब सब लोग रहते हैं शीश महल में, सब शीशे के घरों में रहते हैं, और हैरानी बात इसकी है कि वो पत्थर फेंक रहे हैं दूसरों पर। ये हिम्मत का काम केवल राजनेता कर सकते हैं कि खुद भी शीश महल में रहें, शीशों के घरों में रहें और पत्थर भी दूसरों पर फेंकें। मैं आज आपसे कहता हूं सर, ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन अब जब ये चर्चा शुरू हुई है ना कि मुख्यमंत्री के घर की जांच होनी चाहिए कि कितना खर्च हुआ। देश में 30 मुख्यमंत्री हैं और कम से कम 1000 मंत्री होंगे, कम से कम 1000, उससे ज्यादा ही हैं मंत्री। तो उन सब के घरों की जांच करवानी चाहिए अब, क्योंकि सब जगह मेरा और आपका पैसा ही लगा हुआ है ना, जनता का पैसा लगा हुआ है ना, टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है। तो उन सब की जांच होनी चाहिए कि भाई क्या स्तर है, क्या नहीं है, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन है, इन सब पर भी चर्चा हो ही जानी चाहिए जब इस पर हो रही है। मसला यह है कि हम इसको जब भी चुनाव आता है तो इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तो जी विजय जी, मैं आप ही से सवाल पूछूंगा कि एक आम जनता जो झुग्गी में रहता है, या फिर एक आम जनता जो पानी पीता है, यमुना से फिल्टर होकर पानी आता है, उसको क्या वाकई इस बात से फ़र्क पड़ता है क्या कि आप शीश महल में रहें या हवा महल में रहें? हमें तो चाहिए पानी, जो आप कह रहे हैं कि मुफ्त में देंगे, जो अभी तक वैसे बहुत अच्छी क्वालिटी के पानी मिली नहीं। आप कहते हैं कि हवा शुद्ध सांस मिल जाए, हवा मिल जाएगी, वो भी नहीं मिल पाई। तो इन सब चीज़ों पर क्यों ना फोकस किया जाए? क्यों जनता इन सब को नहीं नापेगी? बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं कि इस पर सवाल पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टी, इस पर क्यों नहीं चर्चा कर रही कि जो केजरीवाल साहब ने साफ हवा का वादा किया था, साफ पानी का वादा किया था, पीने के पानी का वादा किया था, उस पर क्या हुआ है। और अब तो उनके पास भी डबल इंजन है दिल्ली में, एमसीडी भी उनके पास है, राज्य सरकार भी उनके पास रही है। तो फिर वो जो कूड़े के ढेर हैं वो क्यों नहीं खत्म हुए, यमुना क्यों नहीं साफ हुई, पीने का पानी क्यों नहीं मिला, इन सब। और फिर सही बात है कि आपको क्यों फ्रीबीज की जरूरत पड़ रही है, आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे। उसको उस पर चर्चा करनी चाहिए। और एक और बात आपने बहुत अच्छी कही कि फ्रीबीज की जरूरत क्यों पड़ रही है। आम आदमी को इतना ज़्यादा कैपेबल बनाइए, उनको सक्षम बनाइए, या खुद कमाएं और खुद आगे चल के खर्च करें। फ्रीबी की पॉलिटिक्स तो अस्थायी तौर पे दबे लोगों के लिए होती है, जिनको ऊपर एक लेवल तक उठा के ले जाना होता है। हमारे साथ प्रोफेसर रवि रंजन जोड़ देता हूं इसमें कि एक लाइन में जोड़ देता हूं लक्ष्मण जी कि जब ये फ्री बीज की चर्चा हम लोग करते हैं, आरोप लगाते हैं अरविंद जी पर, लेकिन फिर क्या कहती है बीजेपी की लीडरशिप कि हम इन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे। क्यों नहीं बंद करेंगे, कर दीजिए बंद। नहीं, आरोप नहीं लगा, आरोप तो अलग की बात है। रवि श्रीवास्तव जी तो यहाँ क्रेडिट ले रहे हैं कि इस फ्रीबीज की राजनीति की शुरुआत ही आम आदमी पार्टी ने की थी, और उसके बाद बाकी पार्टियों ने इसकी शुरुआत। ठीक है, बीजेपी कह रही है कि हम इन योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, तो फिर उस पर सवाल क्या करना है? सवाल क्या करना। प्रोफेसर रवि रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आप चूंकि दिल्ली में रहे भी हैं लगभग लंबे समय से और पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली की राजनीति जिस मोड़ पे पहुंच चुकी है, वहां से आगे का रास्ता कितना आसान दिख रहा है आम आदमी पार्टी के लिए, या फिर कांग्रेस, जिसको लोग कह रहे हैं आमतौर पर कि न इधर की है न उधर की है, कांग्रेस पता नहीं कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? आपको लगता है कांग्रेस भी दबे प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा मजबूत होने की कोशिश कर रही है यहाँ पे? देखिए, अभी जो चर्चा हमारे बाकी पैनलिस्ट लोग कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने ये किया या फ्रीबीज की राजनीति, मुझे लगता है कि दो चीजों को समझना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा दावा था कि हम एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करेंगे, जो रेगुलर पार्टी पॉलिटिक्स का है उससे हम अलग हटके सैद्धांतिक रूप से पॉलिटिक्स करेंगे। वहां आम आदमी पार्टी भी अब दूसरी पार्टियों की तरह थोड़ा बिहेव कर रही है। बाकी जगह जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हर पार्टी की मजबूरी होती है, लेकिन ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली का कि उन्होंने जो एजुकेशन और हेल्थ दो सेक्टर को माने, तो आज ये तो जनता को पूछना पड़ेगा ना। जनता तो पूछेगी आपने कितने नए हॉस्पिटल खोले, कितने नए दिल्ली में कॉलेज खोले गए, कितने स्कूलों में शिक्षकों का अपॉइंटमेंट हुआ या कॉलेजों में शिक्षकों का अपॉइंटमेंट हुआ। मिसाल के तौर पे इनके 12 दिल्ली सरकार के 12 कॉलेज हैं, उसमें इरेगुलर फंडिंग हो रही है, सैलरीज टीचर्स की टाइम पे नहीं आ रही है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। तो क्या ये इसमें सुधार करना चाह रहे हैं या इसको रोकना चाह रहे हैं? और इसको लेकर रसाकसी बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जरूर हो रहा है। तो इस हिसाब से जनता जो है, जनता इन चीजों को, चूंकि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बाकी देश की राज्यों की तुलना में दिल्ली में जनता ज्यादा इन्फॉर्म भी है, मीडिया का बड़ा रोल है, नेशनल कैपिटल है। तो ऐसे में
अरविंद केजरीवाल के लिए ऐसा आसान नहीं होगा इस बार की जनता बिना सवाल पूछे हुए या बिना उनके कार्यों का अवलोकन किए हुए उनको डायरेक्टली वोट दे दे लास्ट 2 इलेक्शन के आधार पर, मुझे जो लग रहा है। दूसरी बात, आपने कांग्रेस के बारे में पूछा, तो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पे बढ़त जरूर मिली है 2027 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, लेकिन जो अभी बाकी राज्यों में चुनाव हुए, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, जहां लग रहा था कि कांग्रेस का वापसी होगा, वैसी स्थिति नहीं। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अभी दिल्ली में जोशपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है कि कांग्रेस उतने जोशो खरोश के साथ क्यों नहीं चुनाव लड़ रही, इस पे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही, और इस चीज़ को हमारे दूसरे वक्ताओं ने भी इस चीज़ को उठाया, विजय त्रिवेदी जी ने भी कहा और हर्ष ने भी कहा कि दिल्ली की जनता काफ़ी ज़्यादा समझदार है, अवेयर है, ज़्यादा साक्षरता यहाँ पर है, और जिस राजनीति को बदलने आए थे अरविंद केजरीवाल, ऐसा लगता है खुद वो बदल गए हैं, तो जनता इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखेगी। अमिताभ तिवारी जी, ये कितना बड़ा फैक्टर होने जा रहा है दिल्ली चुनाव में? देखिए, क्या है कि दिल्ली एक बहुत स्प्लिट वोटिंग पैटर्न को एग्जिबिट करता है। आपने कहीं नहीं देखा होगा किसी भी राज्य में कि एक पार्टी लोकसभा में 60 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर लीड करती है, उस पार्टी को 10 सीटें भी नहीं आती विधानसभा में। इसका मतलब है कि दिल्ली में एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जिसको स्विंग वोटर कहते हैं, 30% उसकी आबादी है लगभग, जो विधानसभा में आम आदमी पार्टी को और लोकसभा में भाजपा और कांग्रेस को वोट करता है, 15%। अब जो लोग कांग्रेस को वोट करते हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आसानी से स्विच कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी बीजेपी वोटर हैं लार्जली। अब दिक्कत भाजपा की ये है कि लोकसभा में उसको 54-55% वोट आता है और विधानसभा में 39% पे गिर जाता है। 15% बीजेपी का वोटर शिफ्ट हो जाता है आम आदमी पार्टी को। ये कौन है? इसमें से बहुत सारे वोटर ऐसे हैं जो लाभार्थी हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम के लिए आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लाभार्थी हैं तो भाजपा को वोट करते हैं, ब्रांड केजरीवाल के नाम पे आम आदमी को, ब्रांड मोदी के नाम पे भाजपा को वोट करते हैं। इसमें एक मिडिल क्लास वोटर, जैसा सब लोग कह रहे हैं कि एक अर्बन स्टेट है, 5,31,000 दिल्ली की पर कैपिटा इनकम है, जो कि भारत के पर कैपिटा इनकम से डबल से भी ज्यादा है। यहाँ पर 45% मिडिल क्लास पॉपुलेशन है। अब मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो है वो ट्रेडिशनली भाजपा का वोटर है अक्रॉस इंडिया, जहां जहां पार्टी मजबूत है। दिक्कत ये होती है कि विधानसभा के चुनाव में मिडिल क्लास सपोर्ट में भी आम आदमी पार्टी लगभग 53% वोट शेयर लेकर के 2020 में भाजपा से आगे थी, जिसको 39% वोट शेयर मिला था, सपोर्ट मिला था। यानी ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर लड़ाई है इस बार। ये मिडिल क्लास, जो क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है, शीश महल की बात हो रही है। अब मिडिल क्लास वोटर तो लाभार्थी नहीं है किसी स्कीम का कि वो आम आदमी पार्टी को लाभार्थी होने की वजह से वोट कर रहा है। वो वोट कर रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी केम विद अ इमेज ऑफ पार्टी विद अ डिफरेंस। तभी हम देख रहे हैं कि भाजपा उसके क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क पे ला रही है कि भाई आपकी टॉप लीडरशिप करप्शन एलिगेशंस में इन्वॉल्व है, शीश महल की बात हो रही है, आप जिस राजनीति की बात कर रहे थे, जिस बदलाव की बात कर रहे थे, आप वो नहीं कर रहे हो, ताकि ये मिडिल क्लास वोटर के दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाए कि जिन इश्यूज पे आम आदमी पार्टी को वोट किया जा रहा है शायद उसने किया है या नहीं किया है। तो ये सवाल जो है सबसे बड़ा है कि भाई लोग निराश हैं। अगर भाजपा के वोटर निराश है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। 54% लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट किया, जिसमें से 15% हर बार भाजपा को वोट करते हैं लोकसभा में और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करते रहे, ये लोग निराश हैं क्या? इनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया है क्या आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर? क्योंकि भाजपा आम आदमी पार्टी को एक आम पार्टी है ये प्रूव करने में लगी हुई है। तभी हम देख रहे हैं कि जो रियल इश्यूज हैं, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस पे ज्यादा बात नहीं हो रही अगर आप देखें तो, क्योंकि फ्री बिजली पानी गरीबों को मिला है, स्कूल्स बेटर हुए हैं, हॉस्पिटल्स बेटर हुए हैं, तभी तो 2 बार से जीत रही है ना। तो ट्रैक रिकॉर्ड पर भाजपा भी ज्यादा जोर नहीं दे रही, भाजपा भी जोर दे रही है उनके जो जेनेसिस है आम आदमी पार्टी का, एंटी करप्शन मूवमेंट, जो कोर आइडियोलॉजी है उस पे टारगेट कर रही है, ताकि ये मिडिल क्लास वोटर जो है वो भाजपा के साथ रहे। लोकसभा में 50% मिडिल क्लास वोटर ने भाजपा को वोट किया है। अब अगर वो भाजपा रिटेन कर ले
तो भाजपा ये चुनाव निकाल लेगी। लेकिन इसमें से 10-15% लोग जो है वो आम आदमी पार्टी को, उसकी छवि, पार्टी विद डिफरेंस, कैंडिडेट्स के लिए सर्वे करती है, इन सब मुद्दों पे वोट करते हैं। तो मिडिल क्लास की लड़ाई है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये सारा जो है डेली पोस्टर वॉर चल रहा है। बिल्कुल। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, अभिषेक तिवारी जी ने, जो वोट पैटर्न का कैलकुलेशन दिखाया कि 15% वोट ऐसे होते हैं जो भाजपा को देते हैं लोकसभा के टाइम में, और विधानसभा होता तो चले जाते हैं आम आदमी पार्टी के पास। अब मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या इस 15% वोट को भाजपा अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी, या फिर वो 15% या थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए 20% वोट, वो कम से कम आम आदमी पार्टी से अलग हट जाए, वो कहीं और चला जाए, कांग्रेस के पास चला जाए, तो भाजपा को ये ज़्यादा सूट करेगा? सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके उस 15% वोट को आम आदमी पार्टी से विमुख कर देना आसान होगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है लक्ष्मण जी ऐसा होगा, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। और देखिए, जो अमिताभ जी ने कहा वो हिस्टोरिकली वो लगातार साबित होता दिखा है। लेकिन मैंने पहली अपनी टिप्पणी में सिर्फ और सिर्फ काम की बात की। दुर्भाग्य है कि जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से रहे रवि श्रीवास्तव जी, उन्होंने उसको छोड़ सबका जवाब दिया, क्योंकि हमारे पैनल पर यही एक हैं जो आम आदमी पार्टी के बहुत जिम्मेदार, ये तो शुरू से जुड़े रहे, अब पता नहीं आजकल जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन रवि जी शायद संस्थापक सदस्यों में रहे। मैंने जितने मुद्दों की बात की, जिसको बाद में प्रोफेसर रवि रंजन ने भी कहा, मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। मुद्दों पर क्यों बात नहीं हो रही है? क्योंकि दूसरे लोग आकर आपको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तब कहेंगे सब जनरलाइज हो गया। वही लोग अरविंद की महानता के किस्से टीवी पर बैठकर पिछले 10 साल से गढ़ रहे हैं, वही बता रहे थे कि अरविंद तो भारतीय राजनीति के धूमकेतु हैं। अरे भैया क्या हो गया? मुद्दों पर बात नहीं करें। अब भाजपा क्यों ये सब कह रही? अरे भाई, सारे उस तरह के काम, अरविंद जी कहते हैं सादगी से नहीं रह सकते क्या? पहले शुरुआती टिप्पणी, भ्रष्टाचार का आरोप आया क्यों? क्योंकि एक पार्टी जिसको गोवा भी जाना था, गुजरात भी जाना था, त्रिपुरा भी लड़ना था, नॉर्थ ईस्ट भी जाना था, ऐसा क्यों अचानक आ गया? बड़ी बड़ी पार्टियां पहले स्थिर होती हैं, स्थायी तौर पर कहीं जमती हैं, क्या हो गया था अचानक? फिर आपको याद आता है कि 2014 में ये भाई साहब, वो तस्वीर बड़ी चर्चित थी, सब भूल गए कि 14 में गए थे ना काशी में गंगा में डुबकी लगाने दशाश्वमेध घाट पर। याद आया कि नहीं याद आया? नाव से उतर रहे थे और ऐसा जनता ने उतारा कि लौट की यूपी की तरफ गए नहीं, लेकिन फिर लड़े 403 सीटें। ये अति महत्वाकांक्षा का विस्फोट भर है। ये कोई सेवा हुआ नहीं कर रहे, कोई हेल्थ एजुकेशन मॉडल नहीं है दिल्ली का। इतना बड़ा फर्जी मॉडल कोई राजनीति में लेके ही नहीं आया। टाइम लगता है लोगों को झूठ बोलने में, इन्होंने एक झटके में सारे झूठ बोल दिए। उसकी वजह से अब भाजपा चाहती है कि जनता थोड़ा ये समझे। जनता समझ भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रही। और मैं फिर कह रहा हूं, इसको बार बार मैं दोहरा रहा हूं, राहुल जी ने अरविंद केजरीवाल से अंदर खाने समझौता नहीं किया तो केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री ही रहेंगे। ये मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। राहुल गांधी हाथ मिला लेंगे, मुसलमान पूरा का पूरा मिला रहेगा और उसके साथ वो वोट जुड़ जाएगा, तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल कम बहुमत के साथ फिर से सरकार बना पाए। कम बहुमत के साथ, इस वाले प्रचंड वाले बहुमत के साथ तो अब नहीं आने वाले हैं, इसमें तो कोई भ्रम मुझे दिखता नहीं, क्योंकि जनता को ये सब दिख रहा है ना साहब भाई। रोज वो ट्रेवल कर रहा है, रोज पानी पी रहा है, रोज उसको बिजली दिख रही, रोज जितने तरह की चीजें वो सब देख रहा है। मोहल्ला क्लिनिक आप गूगल पे सर्च मारिए तो सबसे पहले जो फोटो आएंगी ना, वो देख के शर्म आने लगेगी। ऐसा कोई अस्पताल हो सकता है? ऐसा कोई स्वास्थ्य का मॉडल हो सकता है? जरा कोई भी सर्च मार ले, जितने दर्शक अभी आवाज अड्डा देख रहे हैं जरा देख लें, उसको समझ में आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कोई मॉडल है क्या? बात इसी पर करिए, मुद्दे से दाएं बाएं मत जाइए। शीश महल में अरविंद जी का हक है। रवि श्रीवास्तव जी से मैं कमेंट ले लेता हूं, रवि श्रीवास्तव जी इस पे कमेंट लेता हूं, फिर मैं दूसरी बात पे जाऊंगा जो आपने एक बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि जब तक कि राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के साथ कोई अंदर खाने में पैक्ट ना कर लें तब तक जो है मामला ऐसा ही रहने वाला है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी की राह मुश्किल हो सकती है। इस पर बाद में बातचीत करूँगा, लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, ये जो हर्ष जी ने कहा कि मुद्दे की बात से क्यों नहीं, मुद्दे पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहते हैं, उससे भटकना क्यों चाहती है आम आदमी पार्टी, क्यों आम आदमी पार्टी को ऐसा सूट करता है? देखिए, आम आदमी पार्टी कभी भी मुद्दे से नहीं भटकती और सिर्फ मुद्दे की बात करती है। ये इनके मित्र की जो साथी पार्टी होगी या उनकी समर्थक पार्टी होगी, वो सिर्फ हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सारे धंधे करती है बैठ करके। आम आदमी पार्टी इन सब चीजों पे कभी बात नहीं करती। आम आदमी पार्टी सब धर्मों में लेकिन ग्रंथि योजना, पुजारी योजना, ये सब तो आप लोगों का किया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल किया, हंस रहे हैं लोग, बिल्कुल किया। नहीं, आप हंस लीजिए, कोई नहीं हंस रहा है।
अगर आप अपने आप को जनता समझते हैं तो हंसते रहिए। देखिए हम तो कोई जनता ही नहीं है भैया, आप बड़े हाँ, आदमी हो, कोई हम नहीं। तो जनता ही है, पत्रकार भी शांत जनता ही होता है। आम आदमी पार्टी आम जनता नहीं होती है, लेकिन हम लोग जनता ही। शांत रहिए, आपका समय समाप्त हो चुका है। एक मिनट, रवि श्रीवास्तव जी को अपनी बात पूरी करने दिया जाए। रवि जी। तो मेरा ये कहना है कि सब धर्मों का सम्मान करती है, सब धर्मों का ध्यान रखती है और सब धर्म में विश्वास रखती है। उसे धर्म की राजनीति नहीं करनी है, उसे राजनीति करनी है सिर्फ काम की। एक मुख्यमंत्री मुझे बताइए आप पूरे भारत के अंदर जो डंके की चोट पे खड़ा होकर ये कहता हो कि भाई देखो मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, नहीं तो मत देना। इससे ज्यादा और कौन अपने बारे में रेफरेंडम ले सकता है? देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है। 205 लाख करोड़ के कर्ज में पड़े हुए हैं, 30,000 करोड़ रुपया गंगा के नाम पे खा चुके हैं, अब तक बैठ करके सारे साथी ले जा चुके हैं। 1.5 करोड़ बच्चे कम एनरोल हुए हैं स्कूलों के अंदर। ये हाल है देश की शिक्षा का, शर्म आनी चाहिए। और प्रधानमंत्री का निवास देखिए जाकर के 500 करोड़ रुपए का, उसका भी सर्वे करवाइए एक बार जाकर के। यहाँ पे तो आप सब ढूंढ लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल ने जितना कहा था वो सारे काम पूरे कर दिए, ये सच बात है। कई चीजों के अंदर बहुत कमी है, काम पूरे करने की जरूरत है। आज यमुना के अंदर झाग आ रहे हैं बुरी तरीके से। यहाँ से 100 किलोमीटर चले जाइए यमुना के अंदर, मथुरा के अंदर एक डुबकी लगा के दिखा दीजिए मुझे, वहां भी इससे झाग पड़े हुए हैं। तो ये मत कहिए कि अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं किया, अरविंद केजरीवाल ने वो नहीं किया। उसने कोशिश की, मगर आपने उसके हाथ पांव बांध दिए, ऑर्डिनेंस लेकर के आ गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में आदेश दिया था। यहां तक की बेईमानी भाजपा ने की। भाजपा नेगेटिव राजनीति कर रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार की बात भाजपा के मुंह से ऐसे लगती है जैसे लादेन जो है वो अहिंसा पे बात कर रहा हो। क्या हक बनता है इनको करप्शन पे बात करने का, जो खुद पूरे हिंदुस्तान में करप्शन में डूबे हुए हैं। एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए और संक्षिप्त में जवाब दीजिए, चूंकि बाकी वक्ता भी है। चूंकि ये भ्रष्टाचार एक ऐसा शब्द है, चूंकि आम आदमी पार्टी खासतौर से अरविंद केजरीवाल जो कि ईमानदार छवि के नाम पे वोट लेकर आए थे, तो वो भ्रष्टाचार के थोड़ा सा भी दाग लगता है तो उनकी एक कमजोर नस मानी जाती है। यही वजह है कि पार्टियां उन पर हमलावर होती हैं भ्रष्टाचार को लेकर, ताकि उनकी कमजोर नस को दबाया जा सके। मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल है कि इस आरोप से निकलने के लिए, भ्रष्टाचार का खंडन करने के अलावा आम आदमी पार्टी के पास क्या रणनीति हो सकती है? क्योंकि अगर उसने काम किया तो उसको ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाया, लेकिन आम आदमी पार्टी भी तो इसी खंडन करने में जुटी रह गई। देखिए आम आदमी पार्टी बराबर अपने मुद्दों पे बात कर रही है। कितने हजार किलोमीटर की लाइन डाली गई है पानी की, कितने हजार किलोमीटर की लाइन डाली गई है सीवेज के लिए, कहां कहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं, कहां पर सड़कें बनाई गई हैं। आम आदमी पार्टी बराबर मुद्दों पे बात कर रही है। जरूरत यहां पर यह है कि वो पार्टी जो पिछले 10 साल से सिर्फ एक ही काम कर रही है कि ये भ्रष्ट है, ये बेईमान है, ये है, धरने कर रही है, प्रदर्शन कर रही है, नहीं बताती कि आपने क्या काम किया दिल्ली के लिए। ठीक है, मैं समझ गया। विजय त्रिवेदी जी, मैं थोड़ा सा इस मुद्दे से अलग हट के मैं जाना चाहूँगा कि दरअसल इसमें आम आदमी पार्टी के लिए सवाल ये उठता है कि उसका सबसे बड़ा कह सकते हैं कि दुश्मन या फिर कहें कि यहाँ प्रतिद्वंदी कौन है, खतरा किससे है आम आदमी पार्टी को? क्या भाजपा से खतरा है या फिर कांग्रेस से है? क्योंकि जो स्विंग वोटर की बात कर रहे थे अभी तिवारी जी, वो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से हट के कांग्रेस के पास भी जा सके, और ये वही वोटर है जो कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी के पास गए हैं। कांग्रेस मजबूत होगी तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, तो इसका आम आदमी पार्टी को एहसास तो होगा, हमें लगता है। लक्ष्मण जी बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो आम आदमी पार्टी का फोकस है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, क्योंकि वो वोटर तो उसका जो है वो है, उससे आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कम होगा ज्यादा होगा। अमिताभ जी ने जिस बात का जिक्र किया, और वो बिल्कुल ठीक जगह उन्होंने पकड़ा कि भारतीय जनता पार्टी उस स्ट्रेटेजी को इसलिए ले रही है। 10 साल पहले की बात सोचिए, जब केजरीवाल साहब ने जब जो आंदोलन शुरू किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन और वो सब, तो उसमें वही सारा मिडिल क्लास था। उस समय कोई बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग अरविंद जी के साथ नहीं थे। मिडिल क्लास हिंदुस्तान का, दिल्ली का जो था वो उनके साथ था। तो वो उस मिडिल क्लास को हॉन्ट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी शीश महल के नाम से, कि देखिए आपने ये बदलाव की राजनीति के लिए जिस आदमी को खड़ा किया था उसकी राजनीति बदल गई है। ये मुद्दा तो अलग है, लेकिन मुझे लगता है इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत और हार, जीत का हार का मतलब अभी जो वोट, मुझे ये इस बात से मैं सहमत हूं कि उतनी सीटें तो नहीं मिलेंगी जितनी सीटें पहले मिली हैं, पिछली बार मिली हैं, उससे पिछली बार मिली है। लेकिन ये चुनाव, एक तो मुझे लगता है कि बाइपोलर इलेक्शन है। दूसरी बात, यदि इस चुनाव में कुछ तय होना है तो वो कांग्रेस तय करेगी।
और जैसे अभी चर्चा हुई कि राहुल जी उनके साथ दोस्ती निभाएंगे कि नहीं निभाएंगे, तो दोस्ती तो शायद निभा रहे हैं क्योंकि अभी तक नहीं हुए हैं एक्टिव उसमें। जितनी कांग्रेस मजबूत होगी, जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि कांग्रेस जितनी मजबूत हो जाएगी, उनकी संभावना उतनी बढ़ जाएगी। कांग्रेस अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी को हराना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये पूरा इलेक्शन के नतीजों में एक बड़ी भूमिका जो है कांग्रेस की रहेगी कि कांग्रेस किस तरह से इस लड़ाई को लड़ रही है। वो मान लीजिए 10 सीटें भी जीतती है या 5 सीटें भी जीतती है, तो जितनी सीटें जीत रही है उतनी ही और सीटें वो आम आदमी पार्टी का नुकसान करेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा इन चुनावों के नतीजे में यदि राजनीतिक तौर पर देखें तो। और इसलिए आप देख रहे हैं कि राहुल जी अभी तक तो उसमें बहुत सक्रिय नहीं हुए, हालांकि वो अभी हिंदुस्तान में भी नहीं थे, लेकिन वो सक्रिय नहीं हुए हैं। और क्या वो इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी के तौर पे जो आज भी है इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी, उसके साथ दोस्ती निभाएंगे? नहीं निभाएंगे, क्योंकि कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। तो हालांकि वोट परसेंटेज अभी उनका 4% है, लोकसभा में उनके पास 14% थे, तो क्या वो 14% को सस्टेन कर सकते हैं? अगर 14% सस्टेन करेंगे तो बड़ा नुकसान होगा आम आदमी पार्टी का। मुझे लगता है इस इलेक्शन का यदि पॉलिटिकल डिसाइडिंग फैक्टर है तो वो कांग्रेस है, जो तय करेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की बनेगी। यदि नतीजे होते हैं तो कांग्रेस जो है बाद में दोस्ती निभाने के काम में आ सकती है आम आदमी पार्टी के, कि चलिए हम साथ चलते हैं, जो 2013 में किया था, क्योंकि वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगी। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना सकती है। लेकिन आज की तारीख में नतीजे, मुझे लगता है कि उसमें कांग्रेस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो। इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी के लिए इस समय 2 दोस्त हैं, एक आरएसएस और एक कांग्रेस। अमिताभ तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अब तक के रुख को देखें आप, कि जिस तरीके से कांग्रेस को हमलावर होना चाहिए था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, चाहे वो शीश महल जिसको विपक्षी पार्टियों ने नाम दिया है, मुख्यमंत्री का आवास, उसकी बात करें या फिर शराब घोटाले की बात करें, तो अब चूंकि चुनाव नज़दीक आ गया है, एक ट्वीट तो कम से कम बनता था सीएजी के रिपोर्ट के आधार पे, कुछ बयानबाजी तो आनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अजय माकन शुरू में उठे और फिर जिस तेज़ी से उठे उसी तेज़ी से शांत भी हो गए। तो ऐसा लगता है कि अंदर खाने से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में यह है कि लड़ेंगे तो सही, लेकिन इतना भी मत लड़ो कि फिर बाद में दोस्ती हम लोग ना कर सके। देखिए, बात यह है कि क्योंकि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। अब आम आदमी पार्टी के साथ आपका 6 महीने पहले अलायंस था, या लगभग 1 साल से भी कम हुआ अलायंस था, तो अचानक आम आदमी पार्टी में इतनी कमियां आपको कैसे नजर आ सकती हैं? तो अगर आप इस बात को कहते भी हैं कि भाई शीश महल है, अरविंद केजरीवाल करप्ट है, तो लोगों को ये पचेगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि लोकल यूनिट एक अच्छा जवाब दे रही है आम आदमी पार्टी को। संदीप दीक्षित ऑन अ डेली बेसिस कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं। सेंट्रल लीडरशिप का ना रहना ये भी एक अच्छी बात है कांग्रेस के लिए, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप अगर आएगी तो ये कॉन्ट्रडिक्शन और प्ले होगा, जिससे आम आदमी पार्टी को बेनिफिट होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए तो लड़ नहीं रही। कांग्रेस पार्टी को यह एहसास है कि जितना वो अच्छा करेगी, भाजपा उतना अच्छा कर सकती है चुनाव। तो कांग्रेस पार्टी भी एक हद तक ही अच्छा करना चाहती है, और जैसा विजय भाई ने कहा कि 2013 का रिपीट चाहती है। वो ये दिखाना चाहती है आम आदमी पार्टी को कि हमारे बिना आपकी सरकार नहीं बन सकती। तो ये एक डर पैदा कर रही है आम आदमी पार्टी को। और कहीं ना कहीं आप अगर मुस्लिम सपोर्ट देखें तो मुस्लिम सपोर्ट 64% हुआ करता था कांग्रेस के फेवर में 2008 में, आज सिर्फ 14% है। 83% 2020 में मुस्लिम समाज ने आम आदमी पार्टी को वोट किया। तो ये भी हो सकता है कि मुस्लिम समाज, सिख समाज, जो माइनॉरिटी समाज है, वो कहीं ये ना देखे कि कांग्रेस पार्टी वोट कटर का काम करेगी, क्योंकि उसे भी तो ये दिख रहा है कि कांग्रेस अगर अच्छा करेगी तो आम आदमी पार्टी खराब करेगी। बीजेपी जरूर इस बात पे डिपेंडेंट है कि कांग्रेस पार्टी कितना अच्छा करती है। देखिए, बहुत अच्छा नहीं करेगी, 10% वोट शेयर भी कांग्रेस पार्टी का बढ़ जाएगा तो शायद वो एक भी सीट ना जीत पाए। भाजपा को भी आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध मारना पड़ेगा। तो ये डबल सिनेरियो होना चाहिए, कांग्रेस भी 5-6% खींच ले और भाजपा 5% खींच ले। अगर ये 10% वोट दोनों मिलाकर के खींच लेते हैं तो आम आदमी पार्टी मुश्किल में आ सकती है। सिर्फ कांग्रेस अच्छा करेगी तो कोई जरूरी नहीं है कि भाजपा जीत करके आए। भाजपा को डेंट मारना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में, चाहे वो महिला वोट हो चाहे वो मिडिल क्लास हो। इस पे मैं
हर्ष जी के पास भी जाऊंगा, लेकिन एक कमेंट में रवि रंजन से ले लेता हूं। रवि रंजन, ये तो कांग्रेस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है इस पूरे चुनाव में। ज़्यादा मजबूत होगी तो भाजपा को फायदा होगा, फिर ये भी नुकसान में हो जाएगी। एक लिमिट तक ही मजबूत रहना चाहती है, जैसा कि तिवारी जी कह रहे थे। नहीं, अभी वैसी स्थिति नहीं बन रही है। अगर अमिताभ जी की हम आंकड़ों की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जो बढ़त है बीजेपी के ऊपर वो 17-18% के आसपास है। असेंबली इलेक्शन में जो वोट का डिफरेंस है, 2-4% काट लेने से कांग्रेस को कुछ होगा नहीं और बीजेपी को भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, आपको एक चीज समझना पड़ेगा, दोनों पार्टी में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उनका भी लोकल लेवल पे कोई ऐसा लीडरशिप नहीं है। एक लीडरशिप क्राइसिस है। डिस्पाइट पार्टी जो है स्ट्रेटेजिकल मैनेजमेंट कर रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ना बीजेपी की तरफ से क्लियर है ना कांग्रेस की तरफ से क्लियर है। उधर आम आदमी पार्टी को क्लियर है, पता है जनता को। दूसरा क्या कि जनता को ये बात तो कहीं ना कहीं लगा ही है पिछले बार पे, ठीक है अब उन्होंने अपने वादे के मुताबिक नहीं किया होगा, लेकिन दिल्ली में जनता डिलीवरी चाहती है कि कौन चीफ मिनिस्टर क्या डिलीवर कर सकता है। तो आम आदमी पार्टी स्कूल में हो या पानी के लेवल पे हो या फ्री बिजली के लेवल पे हो, तो इस डिलीवरी के हिसाब से, चूंकि दूसरे राज्यों की तुलना में यहाँ के वोटर का बिहेवियर असेंबली इलेक्शन में थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे आइडेंटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, आम जनता की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने में कितना फायदा हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक कोई कांग्रेस एक बहुत मतलब उम्दा चेहरा ना दे, एक ताकतवर लीडर को पेश न करे, या बीजेपी एक बड़े लीडर को पेश न करे, अभी उनका आपसी इस बात पे कोई सहमति न बन जाए, तब तक मुझे लगता है कि वो जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अगर असेंबली इलेक्शन में वोट ऑफ परसेंटेज का देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और उस डिफरेंस को बहुत ज्यादा कम कर पाना अभी कांग्रेस और बीजेपी के पास कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं। अगर वो कोई लीडर अनाउंस करे तो एक बात हो सकती है। बिल्कुल, ये एक चेहरा जो है बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे चेहरे को लेकर के कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पास एक प्लस पॉइंट है कि उनके पास एक चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी चेहरे के नाम पर कई बार एक्सपेरिमेंट कर चुकी है, अभी भी वो चेहरा स्थापित करने में बहुत हद तक कामयाब नहीं हुई है, और कांग्रेस भी कमोबेश इसी कोशिश में है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा चुनाव में, इस पर चर्चा करेंगे लौटते छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर हमारी एक खास चर्चा आवाज अड्डा में। ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा हो रही थी कि चेहरा कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे भाजपा कहीं न कहीं कमजोर पड़ती दिख रही है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल जैसा मजबूत चेहरा है, वहाँ पे मनीष सिसोदिया हैं। भाजपा कई बार प्रयोग करती है, लेकिन बहुत जल्दी से प्रयोग करती है, मतलब प्रयोग करती है फिर तुरंत छोड़ती दूसरे चेहरे पर चली जाती है। तो इस बार तो हालांकि प्रवेश वर्मा पे थोड़ा सा दांव लगाया है, तो ये कितना बड़ा फैक्टर होगा भाजपा की कमजोरी के तौर पर? देखिए, कभी भी चाहे निजी जीवन हो, चाहे कोई प्रोफेशनल स्किल की बात हो, या फिर प्रोफेशनल फील्ड की, या फिर राजनीति की, आप अपने मजबूत पक्ष को लेकर आगे चलते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप लिखते बहुत अच्छा है और आप बोलने की बात करने लगेंगे, ऐसे नहीं होती है। राजनीति में जब हम कहते हैं तो क्या नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा प्रस्तुत करके चुनाव लड़ा विपक्ष ने? नहीं लड़ा ना। उसको भी पता था कि क्या करना है, तो 240 पर लेकर आ गए नरेंद्र मोदी को, चाहे जो हो जाओ। पीडीए की बात करते रहे ना, अलग अलग समय पर संविधान और दलित की बात करते रहे ना। अरविंद केजरीवाल के सामने कोई नेता नहीं है, क्योंकि आंदोलन से निकले नेता लगातार प्रचंड बहुमत की सरकार चलाते, विधानसभा में सबको मार्शल से बाहर फिकवा कर अट्टहास करते कश्मीर फाइल्स पर। ऐसे नेता के सामने नेता आप कैसे खड़ा करेंगे जिसको बाहर फिकवा दिया जाता है विधायकों? ये तो टीवी पर चलता ही नहीं कभी। एक तरह से तानाशाही वाले अंदाज में अरविंद रहे। और जो मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, मैं आपको कहता हूं जरा इसको ध्यान से देखिए, और अमिताभ जी निश्चित तौर पर इसको देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आगे देखना चाहिए। डेटा की बात हमको करना चाहिए। 2015 से 2020 में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत दिल्ली में बढ़ा है, घटा नहीं है। 2015 से 20 में अगर हम कहें तो 6.5% मत बढ़ा है दिल्ली में 2015 से 20 में। विधायक ठीक है, 5 ही बढ़े। अब जरा मैं ओडिशा विधानसभा का आपको बताता हूं। ओडिशा में 2014 से 19 में 14.5% बढ़े, क्योंकि वहां थे ही नहीं। लेकिन जब वो हैं और नवीन पटनायक जैसा मुख्यमंत्री था तो कितने प्रतिशत बढ़े? वो बढ़ते हैं तो सीधे सीधे जो अंतर होता है वो 2019 में 44.71% पर बीजू जनता दल थी, और भारतीय जनता पार्टी 32.49।
ये वाला जो चुनाव हुआ, कांग्रेस घटी, नवीन पटनायक घटे, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 6-6.5% बढ़ती है और उसकी सरकार पूर्ण बहुमत की बन जाती है। हम लोग जैसे गुणागणित करते हैं, जनता ऐसे थोड़ी निकलती है। अच्छा चलो आज जरा 10% लोग आज निकलकर यहां वोट कर देते हैं, 5% लोग, ऐसे नहीं करती है। जनता को एक मोमेंटम क्रिएट होता है। क्या मोमेंटम क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या सरकार अरविंद जी की बदल जा रही? नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं कह सकता भाई। जिसके 62 विधायक हो 70 में, वो कैसे कोई कह देगा? लेकिन हां, अरविंद के खिलाफ एक जनाक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी को पता है नेता चेहरा जैसे ही लाएंगे हम फंसेंगे, इसलिए मोदी के अलावा कोई बात नहीं होगी। विधानसभा वार लड़ेंगे। अरविंद और आतिशी को फंसाया गया रणनीति के तहत, परवेश और रमेश बिधूड़ी को, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, वहां भी मुश्किल हो रही। और परवेश को टिकट मिलने से पहले अरविंद ने कहना शुरू कर दिया कि परवेश वर्मा को हमारे खिलाफ देखिए लड़ाया जा रहा है, नई दिल्ली विधानसभा से लड़ेंगे। ये डर दिखा रहा है अरविंद का। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता है। बिल्कुल अमिताभ तिवारी जी, ये चेहरा जो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी मजबूती है चेहरा, और अब हर्ष जी ने कहा भी अभी कि उस चेहरे के अगेंस्ट अलग अलग रणनीति भाजपा अपना रही है। ये रणनीति चेहरे के बदले कितना कामयाब हो पाएगी? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, चेहरा इंपॉर्टेंट जरूर होता है, लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव भी देखें तो 54% लोगों ने पार्टी सिंबल पर, 36% ने लोकल कैंडिडेट पर लोकसभा चुनाव में भी, और सिर्फ 10% लोगों ने प्राइम मिनिस्टीरियल चेहरे पे वोट किया था। इसीलिए हमने देखा कि भाजपा का जो सीट शेयर था वो 303 से 240 हो गया। तो नेशनल इलेक्शन लोकलाइज हो गया काफी राज्यों में। तो ये तो लोकल इलेक्शन है। भाजपा की स्ट्रैटेजी अगर आप हरियाणा और महाराष्ट्र भी देखेंगे तो वहां पर भी एक हाइपर लोकल सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट का चुनाव उन्होंने किया, एक माइक्रो मैनेजमेंट किया और लोकल लेवल पर नुक्कड़ सभाएं, आरएसएस की मीटिंग, सारे लोगों को यूज करके अपने सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस के एक माहौल बनाया जो नॉर्मल मीडिया ग्लेयर में आता नहीं है, क्योंकि ये अंडर द रडार सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन होता है। वहां भी बीजेपी बैकफुट पे थी, जीती, यहां भी बीजेपी बैकफुट पर है। लेकिन ओडिशा से एक फर्क ये है कि ओडिशा में भाजपा के पास, कांग्रेस के पास कुछ वोट शेयर था, जहां से उसने वो वोट शेयर खींच लिया और एक कॉन्टेस्ट थोड़ा बाइपोलर हो गया। यहां पर कांग्रेस के पास कुछ वोट नहीं है, तो भाजपा को आम आदमी पार्टी का ही वोट छीनना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी को सिर्फ मेंटेन करना है। लीड 17-18% की नहीं है, लीड 15% की है। तो 15% लीड का मतलब नहीं होता है कि भाजपा को 15% बढ़ना है। भाजपा को सिर्फ स्विंग 7.5% का ही करना होता है। अगर सिर्फ 7.5% का स्विंग हो गया एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन एलिगेशंस की वजह से, तो ही भाजपा आगे निकल जाएगी। हाँ, अगर कांग्रेस पार्टी भी नुकसान पहुंचा दे 5% और भाजपा सिर्फ 5% नुकसान पहुंचा दे, तो आम आदमी पार्टी 54 से 44 पे आ जाएगी ना, और भाजपा पहुंच जाएगी 44% पर, तो फिर कांटे की टक्कर हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मामला है कि सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट भाजपा को करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर भाजपा प्रेसिडेंशियल स्टाइल कॉन्टेस्ट कर रही है, मोदी बनाम केजरीवाल कर रही है, अभी भी कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस नहीं हुए हैं। तो वो एक कमी मुझे दिख रही है इस हाइपर लोकल कॉन्टेस्ट को इम्प्लीमेंट करने में, इस स्ट्रैटेजी को, कि अभी भी वो 70 चेहरे नहीं दिख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के 70 कैंडिडेट्स को चैलेंज करेंगे। हालांकि सीट बाय सीट कहें तो जो अब तक जो भाजपा के चेहरे उतारे गए हैं, मुझे लगता है उसमें काफ़ी हर सीट का बड़ा ख्याल रखा गया। जिस तरीके से समीकरण बनाए गए हैं, वो समीकरण चाहे आतिशी के खिलाफ हो, चाहे आपको मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो, चाहे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो, लगता है कि भाजपा बड़ी स्ट्रेटजी के तहत सीट बाय सीट भी अपनी यहाँ पर रणनीति बना रही है। विजय त्रिवेदी जी, ये रणनीति चेहरा बनाम लोकलाइज स्ट्रेटजी कितना सफल हो पाएगी? लक्ष्मण जी, ये बात सही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडर नहीं है, फेस नहीं है, और वो पिछले 10 साल से नहीं है, तमाम कोशिशों के बाद भी। लेकिन हमेशा क्या होता है, हम लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं, सब चीजों में ऐसा करते हैं कि बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हैं कि आपके पास जो बेहतर है उस पर करें। इसको देखिए, जैसे फिल्मों को देखिए, फिल्मों में क्या होता है कि शाहरुख खान की फिल्म है तो पोस्टर पर शाहरुख खान होगा, अमिताभ बच्चन की फिल्म है तो अमिताभ बच्चन होगा। लेकिन नया फिर कोई हीरो आया है तो डायरेक्टर जो बहुत बड़ा डायरेक्टर है उनका नाम होगा। ठीक है,
कि या फिर डायरेक्टर भी कमजोर है और हीरो भी नया आया है, तो फिर प्रोडक्शन हाउस का नाम होगा। कभी स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर के नाम भी फिल्मों पर चलते हैं। तो आपके पास बेचने के लिए क्या है? आप किस मसले पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, इश्यूज पर अट्रैक्ट कर सकते हैं। आप पिछले 3 विधानसभा चुनावों को देखिए जो अलग अलग राज्यों के हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास फेस नहीं है, लेकिन वो भूपेश बघेल के करप्शन के मामले पर चलती है। मध्य प्रदेश में उसके पास फेस होता है, उसको हटा देती है और लाडली बहन योजना पर चली जाती है। अशोक गहलोत के पास राजस्थान में वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जो झगड़ा है उसको लेकर आती है, क्योंकि उनके पास फेस नहीं है। तो आपके पास किस जगह पर क्या चीज काम कर सकती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि चेहरा नहीं है। जैसे लोकसभा चुनावों का हमने देखा कि बिना चेहरे के भारतीय जनता पार्टी को इतना नीचे लेकर आ गए। तमाम तरीके के मुद्दे होते हैं, ये कमजोर हो सकती है यदि ये एक अच्छा चेहरा, बल्कि मैं कह रहा हूं यदि आज वो चेहरा ले आए भारतीय जनता पार्टी तो नुकसान होगा, क्योंकि फिर वो अरविंद केजरीवाल के बराबर का ताकत वाला कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास आज दिल्ली में नहीं है। जैसे विपक्ष ने किया कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले का कोई चेहरा नहीं होता, यदि ले आते तो ज्यादा मुश्किल होती। तो आज वो इश्यूज पर कैसे लड़ रही है, लेकिन क्या वो अंदर स्ट्रेटेजी की तैयारी किस तरह से कर रही है, क्या संघ के साथ काम किस तरह से कर रही है, वो सारे मुद्दों पर काम करना के है। और ये झगड़ा साफ दिखाई दे रहा है। एक तो पार्टी में इंटरनल फाइटिंग बहुत है, उम्मीदवारों को आप एक पक्ष ये है कि उन्होंने मजबूत उम्मीदवार उतारे, एक पक्ष ये भी है ना कि आज डेट भी अनाउंस हो गई और आपके पास 40 उम्मीदवार भी नहीं है अभी तो नए, जो 70 सीटों पर 40 और उम्मीदवार खड़े करने हैं, उनके नाम भी तय नहीं किए गए। तो वो उस स्ट्रगल से भी जूझ रही है पार्टी। अंदर क्या क्या झगड़े चल रहे हैं वो सब भी है, लेकिन क्या कोशिश करनी चाहिए उसको। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी इसको भी इशू बना सकती थी कि जो आम आदमी पार्टी 2100 रुपए की महिला सम्मान की योजना कर रही है, वो अपने महिला मुख्यमंत्री को फेस नहीं बना रही। इसलिए सब चीजों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। और फिर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो सेंट्रल लीडरशिप, जैसे अमिताभ जी ने भी बात की कि सेंट्रल लीडरशिप थोड़ा सा दूर रहना चाहती है ताकि वो इंडिया ब्लॉक का एक माहौल बना रहे, और दूसरा यहाँ पर लोकल लेवल पर जितनी लड़ाई हो जाए ताकि मान लो जरूरत पड़े तो दोनों मिलकर सरकार बना ले, उस कोशिश में भी वो लगे हुए। और कांग्रेस को पता है कि उसके पास बहुत मजबूत आधार नहीं है। ये भी एक पहलू है। रवि रंजन, संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि एक जो मुद्दा इन्होंने उठाया, हालांकि ये पासिंग रेफरेंस में दिया विजय त्रिवेदी जी ने, महिलाओं के लिए 2100 रुपये की योजना, मैं इस योजना की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्रीबीज हर चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और फ्रीबीज का पहली घोषणा की शुरुआत कर दी अरविंद केजरीवाल ने। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने की संभावना कितनी है अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को? हालांकि बाद में कांग्रेस ने भी ऐलान किया, हो सकता है आने वाले दिनों में भाजपा भी करे। फ्रीबीज जो है, इसके पहले भी उन्होंने बसों में फ्री टिकट किया, महिलाओं को दिल्ली में बस में कोई टिकट नहीं लगता है। उससे आप देखेंगे जो वर्किंग क्लास महिलाएं हैं, जो घरों में काम करती है, डोमेस्टिक हेल्प का काम करती हैं, वो एक ऑटोमेटिक उनके प्रति झुकाव हो जाता है कि भैया हमें तो फ्री में जाना पड़ रहा है। तो ये फ्रीबीज जो है, ऐसा नहीं केवल सारे इलेक्शंस में, चाहे वो स्टेट के इलेक्शन हो या नेशनल इलेक्शन हो, फ्रीबीज अपना एक भूमिका अदा करते हैं। और रहा बात अरविंद केजरीवाल जी का, तो इसमें मुझे लगता है कि मिडिल क्लास वोटर के साथ साथ जो इनकी पकड़ नीचे की वोटर है, जो मतलब झुग्गी झोपड़ी और बाकी जो लोअर मिडिल क्लास या उससे भी नीचे के वोटर है, उसमें आम आदमी पार्टी का काफी डेप्थ है, मतलब आम आदमी पार्टी की पहुंच ज्यादा है। और ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस या बीजेपी अपने किसी भी वायदे से उस वर्ग को अगर एड्रेस कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि जो कि दिल्ली में जो हम मिडिल क्लास की बात करते हैं, तो अपर मिडिल क्लास में बहुत सारा वोटिंग भी नहीं करते हैं लोग। तो आम आदमी पार्टी को ये पता है कि जो हमारा वोटर है, उसमें एक चीज जो आम आदमी पार्टी की लड़ाई है कि हमें अपने वोटर को कंसोलिडेट करके रखना है। दूसरी बात, अभी जो आप हमारे बाकी पैनलिस्ट बोल रहे थे कि चेहरे, देखिए पूरा का पूरा मुद्दे पे अटैक नहीं, बीजेपी का मेन अटैक क्या है, अरविंद केजरीवाल। तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के चेहरा वर्सेस अटैक, आप मुद्दे के ऊपर अटैक करते तो बोलते हैं नहीं शिक्षा नीति खराब है, स्वास्थ्य नीति खराब है, नीति पे बात ही नहीं चल रही है। तो यह जो एक अटैक है, यह दोनों तरीके से बीजेपी को फायदा भी पहुंचा सकता है और बीजेपी को नुकसान भी दे सकता है, अगर पैरेलली उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग लीडर लोकल लेवल पे नहीं उभर पाया। तो ये मेरा कहना था। बिल्कुल, ये साफ है आप लोगों की बातों से कि 2-3 चीज़ें जो आप लोगों ने कहा, एक तो आम आदमी पार्टी को कमज़ोर करने में कितना कामयाब रहती है कांग्रेस, काफ़ी हद तक इस पर भी निर्भर करे, कांग्रेस की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। भाजपा के पास चेहरा नहीं है।
फिर भी कई सारे मुद्दे हैं और पिछले उदाहरण है जहां पे भाजपा जीत भी हासिल की है, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी कई सारे पॉजिटिव पक्ष लेकर चल रही है चुनाव में। तो मुझे लगता है चुनाव होने से पहले कई सारी चर्चा हम लोग ऐसी करेंगे जहां पे और सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।